नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप को खास तरजीह दी गई है, जिसके खेमे से 9 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। और शपथ लेने वाले प्रमुख मंत्रियों में कमलनाथ सरकार की कांग्रेस सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया और भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग को मंत्री बनाया गया है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के 71 दिन बाद आखिरकार उनकी पूरी टीम अब बनकर तैयार हो गई, लेकिन इसमें सिंधिया खेमा ज्यादा फायदे में रहा। गुरुवार को जब 28 मंत्रियों ने शपथ ली तो इसमें 9 मंत्री सिंधिया खेमे से रहे, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। शिवराज की नई टीम में 41% पूर्व कांग्रेसी। वहीं शिवराज सिंह की टीम में अब उन्हें मिलाकर कुल 34 मंत्री हैं। इनमें 59% मंत्री 218 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं, जबकि बाकी 41% यानी कि 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। इनमें से अभी एक भी विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 14 मंत्री विधायक नहीं हैं। आपको बता दें कि बीते 100 दिन में सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री सिंधिया समर्थक थे और शिवराज सरकार में 11 मंत्री सिंधिया कोटे से हैं। इनमें कांग्रेस छोड़कर आए और मंत्री बने 3 और नेताओं को जोड़ लें तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। और इस तरह सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को 230% का फायदा हुआ। सिंधिया खेमा इस तरह से फायदे में है। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे से 6 विधायक मंत्री थे, जो इस तरह से हैं: गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो वहीं कमलनाथ सरकार के समय में मंत्री रहे यह सभी नेता अब शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। इनमें से राजपूत और सिलावट ने 21 अप्रैल को शिवराज की मिनी कैबिनेट में शपथ ली थी। इनके अलावा 5 और नेता गुरुवार को शिवराज की टीम में मंत्री बने हैं, जो कि इस तरह से हैं: राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेंद्र धाकड़ और ओपीएस भदौरिया। वहीं बता दें कि राज्यवर्धन कैबिनेट मंत्री बने हैं, बाकी 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे में से 6 नेता मंत्री थे, जबकि शिवराज सरकार में उनके खेमे से 11 नेता मंत्री बन चुके हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 8 नेता मंत्री बने। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में सिंधिया की मजबूत पकड़ है और इस क्षेत्र से 8 नेता गिरिराज दंडोतिया, इंदल सिंह कंसाना, सुरेंद्र धाकड़, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा मंत्री बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही जिले सागर से 3 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह हैं और तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं इसके अलावा यह भी पहली बार हुआ कि जब जबलपुर जिले से कोई और मंत्री नहीं बना है। शिवराज की पिछली सरकार में शरद जैन और अंचल सोनकर मंत्री थे। जबलपुर से ही बिश्नोई भी शिवराज की सरकार में एक बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं कमलनाथ सरकार में जबलपुर से
तरुण भनोट और लखन घनघोरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि लंबे समय के अंतराल के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य समर्थकों को खासी तरजीह दी गई। सिंधिया के करीब दर्जन भर नेताओं को मंत्री बनाया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस से बगावत कर इन नेताओं ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी और अब जब शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का विस्तार हुआ तो आला कमान की ओर से सिंधिया खेमे को ज्यादा तरजीह दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी को भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में लाने के लिए सिंधिया खेमे का बहुत बड़ा हाथ था। न्यूज डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANP न्यूज। ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन किए जाने के केंद्र सरकार के कदम को चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक बताया है। और प्रसाद ने यह भी कहा है कि भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। हमने देश के लोगों के डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के ऐप्स पर बैन लगाया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गलवान में चीन पर हुई सैन्य कार्रवाई से जहां चीन हैरान है, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर और डिजिटल मोर्चे पर की गई स्ट्राइक से अब चीन उबर नहीं पा रहा। दरअसल बीते दिनों भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बंद कर दिया था, जिससे चीन को अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान है। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देशवासियों की रक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए, देशवासियों की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। एक हमने और फैसला किया है IT मंत्री के रूप में, देखा होगा आपने, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आंख डालकर बात करना जानता है और भारत के लोगों की रक्षा के लिए डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। उन्होंने कहा कि देश को मोबाइल ऐप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना। एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। और याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मार कर मरे हैं।
अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक चीन ने संख्या नहीं बताई है, जबकि दुनिया भी ये मान रही है कि उनकी बड़ी संख्या में लोग मरे। लेकिन ये आज का भारत है, 1920 का, 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। न झुकेगा न रुकेगा, भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ये आप सब कहना चाहते हैं। वहीं इससे पहले डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चीनी ऐप्स पर हमने जो प्रतिबंध लगाया है, मुझे लगता है कि यह एक बड़ा अवसर है। क्या हम भारतीयों की ओर से बनाए गए अच्छे ऐप्स के साथ मार्केट में आ सकते हैं? हमें कई कारणों से अपने एजेंडे पर चलने वाले विदेशी ऐप्स पर निर्भरता को रोकना है। उन्होंने कहा कि भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं, सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही इन टैलेंट को आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत है। तो वहीं देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत संभावना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमारा मकसद भारत को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके लिए स्टेक होल्डर से बात कर नई नीति बना ली गई है। हम चाहते हैं कि तमाम डिजिटल मीडियम में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने और भारत दुनिया का सॉफ्टवेयर हब बने। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। भारत का विरोध करना और चीन से धोखा खाना, इन दोनों बातों को लेकर अब KP शर्मा ओली को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ रही है। खुद उनकी पार्टी के ही नेता उनके विरोध में उतर आए हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे की बढ़ती मांग के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के चल रहे बजट सत्र को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के वर्तमान सत्र को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा कैबिनेट की मांग पर किया गया है। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसी बैठक में संसद के बजट सत्र को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट की बैठक से पहले KP शर्मा ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। बजट सत्र 8 मई से शुरू हुआ था। हालांकि इस सत्र में आम बजट पेश किया जा चुका था और कई बिल भी पास हो गए थे। कुर्सी बचाने के लिए रद्द कराया संसद सत्र। वहीं कहा जा रहा है कि ओली के पास बहुमत नहीं है और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संसद के सत्र को ही रद्द करवा दिया। ओली पर प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख दोनों पदों से इस्तीफा देने का दबाव है। पार्टी के ज्यादातर सीनियर नेता, सचिव और स्टैंडिंग कमेटी के लोग पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ हैं और सब एक स्वर में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ओली ने अपनी प्रति पार्टी के भीतर बढ़ते अविश्वास को लेकर भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ दिल्ली और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में साजिश चल रही है। हालांकि प्रचंड ने दो टूक कहा था कि उनसे भारत नहीं बल्कि पार्टी इस्तीफा मांग रही है। अगर वो भारत के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सकते तो इस्तीफा सौंपे। प्रचंड के पक्ष में कई नेता। वहीं बता दें कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री ओली के करीबियों से मुलाकात की थी। प्रचंड के मीडिया सलाहकार विष्णु सपकोता ने इस बात की पुष्टि की थी कि प्रचंड ने बैठक की थी। काठमांडू पोस्ट के अनुसार प्रचंड के खुमालतर स्थित आवास पर गुरुवार सुबह 8 बजे पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली और प्रांत 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल, प्रधानमंत्री ओली के प्रधान सलाहकार विष्णु रिमल और संसदीय उपनेता सुभाष नेमबांग पहुंचे थे। इस बैठक में प्रचंड ने कहा कि ओली को पार्टी के सिस्टम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं प्रचंड। वहीं इससे पहले बुधवार को भी प्रचंड ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी। कहा जा रहा है कि प्रचंड ओली के इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं है। गुरुवार को हुई बैठक भी इसी रणनीति का हिस्सा था। गुरुवार को पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और इस कमेटी में कुल 44 सदस्य हैं और इसमें प्रचंड का दबदबा भी है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बीच ही ओली ने कैबिनेट की बैठक बुला ली थी। ओली को फौरी राहत पर टला नहीं खतरा। वहीं दूसरी तरफ संसद के सत्र को रद्द करने के बाद ओली को अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल वोटिंग से राहत मिल गई है। हालांकि ओली पर खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 93(3) के अनुसार अब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो संसद के 1/4 सांसद राष्ट्रपति से संसद के सत्र की मांग कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना ही होगा और ओली इस्तीफे पर चौतरफा घिर गए हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर रणनीति आजमा रहे हैं, लेकिन बिना समर्थन बहुत दिनों तक वो पीएम की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ओली ने लिए भारत विरोधी फैसले। दरअसल ओली ने हाल के दिनों कई भारत विरोधी फैसले लिए हैं और चीन से करीबी बढ़ाई है। ओली के कई फैसलों का देश के भीतर भी विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत से लगी सीमा पर सेना की तैनाती भी कर दी थी। नेपाली सेना की गोली से एक भारतीय की मौत भी हुई थी। ओली पर अब संविधान के नियमों को धता बताने का आरोप भी लग रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट कर कहा है कि ओली को कुर्सी बचाने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पार्टी में ही अलग थलग पड़े ओली। वहीं ओली अपनी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कई मुद्दों को लेकर कड़े विरोध का सामना कर रही हैं। ओली भी पुष्प दहल प्रचंड के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। भारत विरोध पार्टी के भीतर तानाशाही, कमजोर अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी को लेकर ओली के खिलाफ पार्टी के भीतर ही गोलबंदी मजबूत होती जा रही थी। पार्टी की 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी पर भी प्रचंड का नियंत्रण मजबूत है, जबकि ओली हाशिए पर आ गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी बैठक में ओली के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का 31 सदस्यों ने विरोध किया। यहां तक कि ओली कई बार बैठक में जाने से भी बचते रहे। केपी ओली के इस्तीफे की मांग हुई तेज। वहीं इधर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ कनल और वामदेव गौतम ने ओली के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। नेताओं ने ओली पर आरोप लगाया है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश, लोकतंत्र और जनता सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ओली के लिपुलेख पर भारत के साथ विवाद बढ़ने से पहले ही उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी थी। इसी बीच ओली ने भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल करते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। संसद में इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर ओली ने अपनी पार्टी के भीतर के विरोधियों और विपक्षी दल के नेताओं को नक्शा पास करने के लिए मजबूर किया। इससे नेपाल में उन्हें तात्कालिक राजनीतिक लाभ जरूर मिला, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनके इस्तीफे की मांग तेज होने लगी। भारत विरोधी फैसलों ने हिलाई ओली की कुर्सी। गौरतलब है कि भारत विरोधी बयानों और गतिविधियों को लेकर इस समय केपी ओली नेपाल के साथ ही भारत में भी छाए हुए हैं। जहां भारत में उनके कार्य को लेकर देश में निराशा है, तो वहीं नेपाली जनता भी केपी ओली के इन फैसलों से खासी नाराज है, जिसके चलते जनता और विपक्ष के साथ ही अब सत्ताधारी पार्टी भी उनका इस्तीफा मांग रही है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारत सरकार रूस से 21 नए MiG-29 विमान खरीदेगा और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में इसका फैसला हुआ है और इसके साथ ही 12 सुखोई लड़ाकू विमान भी खरीदे जाएंगे। कुल 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार सेना को ताकतवर और मजबूत करने में जुटी है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को गोला बारूद और घातक हथियार खरीदने के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्ति प्रदान की। इसके बाद अब भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। 33 नए लड़ाकू विमानों को मिली मंजूरी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रूस से 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत रूस से 12 नए सुखोई 30 और 21 नए मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा 59 मौजूदा मिग-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 18,148 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने लिया है। बता दें कि 21 मिग-29 विमान की खरीद और मिग-29 के मौजूदा बेड़े के विमानों को अपग्रेड करने में सरकार को 7,418 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। अधिकारियों के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 नए सुखोई 30 विमान की खरीद में 10,730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीदी की भी मंजूरी। वहीं इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीदी की भी इजाजत दी है। ये भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के काम आ सकेगी। साथ ही डीआरडीओ की ओर से बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की भी मंजूरी दी गई है। वहीं माना जा रहा है कि भारत ने ये फैसला चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए लिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने फिर निभाई दोस्ती। दरअसल गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। गौरतलब है कि रूस भारत का पुराना मित्र रहा है और उसने चीन के ऐतराज के बाद भी भारत को हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया था, जो कि चीन को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। न्यूज डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। भारत और चीन के बीच सीमा पर चले आ रहे विवाद का असर अब वैश्विक राजनीति में भी दिखने लगा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश इस मुद्दे पर भारत के साथ आ गए हैं और अब चीन बुरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। चीन पिछले लंबे वक्त से अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है और उसकी कोशिश हर हाल में इसे लागू करने पर रहती है। लेकिन इस बार जब चीन ने भारत के सामने इस नीति को अपनाने की कोशिश की तो ये उसे भारी पड़ गया, क्योंकि भारत के जवाब के बाद अब लगभग दुनिया का हर ताकतवर देश चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। भारत ने सबसे पहले चीन के बिजनेस पर चोट करते हुए भारत में काम कर रही 59 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी और इन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इसके बाद अमेरिका ने भी भारत के फैसले का स्वागत किया और इसे देश की सुरक्षा के हित में बताया। निकी हेली ने की भारत की प्रशंसा। वहीं जहां पहले विदेश मंत्री
माइक पॉम्पियो ने बयान दिया, और तो वहीं अब भारतीय मूल के अमेरिकी नेता निकी हेली ने भी भारत के इस कदम की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि रह चुकी निकी हेली ने इस विवाद पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। ये जानकर खुशी हुई। इनमें टिकटॉक भी शामिल था, जो भारत में बड़ा मार्केट रखती है। मौजूदा समय में भारत लगातार दिखा रहा है कि वह चीन के आक्रामक रवैये के आगे झुकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका लगातार भारत और चीन में जारी विवाद के मसले पर भारत की तरफ खड़ा है और गलवान घाटी की घटना दोनों देशों में तीखे संबंधों के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने भी चीन की 2 कंपनियों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया और उन पर बैन लगा दिया। आपको बता दें कि निकी हेली से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी इस मसले पर बयान दे चुके हैं। पॉम्पियो ने कहा था कि भारत का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि ये ऐप्स सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है और भारत ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। दुनिया में कैसे फंस गया चीन? वहीं अमेरिका और भारत से इतर ऑस्ट्रेलिया भी लगातार चीन पर हमला बोल रहा है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था और शक चीन पर गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपना डिफेंस प्लान पेश किया। उसमें भारत चीन विवाद को शामिल किया। चीन जापान में 36 का आंकड़ा। दूसरी ओर जापान के साथ पहले ही चीन का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हांगकांग का मसला हो या फिर ताइवान या दक्षिणी चीन सागर का विवाद, जापान हमेशा चीन के खिलाफ रहा। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में दक्षिणी चीन सागर में जापान ने अपनी नेवी को मजबूत किया है। अमेरिका, जापान और भारत की तिगड़ी लगातार चीन का गेम बिगाड़ रही है। हांगकांग मुद्दे पर चौतरफा घिरा चीन। वहीं अगर आसियान जैसे संगठन और यूरोप की बात करें तो दोनों ओर से वियतनाम के विवाद और हांगकांग में लागू किए गए कानून का विरोध किया गया। ऐसे में चीन की ओर से चौतरफा हमला हो रहा है, वो भी तब जब वो पहले से कोरोना वायरस के मसले पर दुनिया के निशाने पर है। जवानों की शहादत से भड़का देश का गुस्सा। दरअसल गलवान घाटी में झड़प के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। अब तक भारत में चीनी कंपनियों को दिए कई प्रोजेक्ट रुक गए। भविष्य में चीनी कंपनियों से बैर किया जा रहा है। सरकारी प्रोजेक्ट से दूर किया जा सकता है और टिकटॉक जैसी कंपनी पर बैन लग चुका है, जो इसका बड़ा उदाहरण है। चीन को दिया कड़ा संदेश। गौरतलब है कि भारत सरकार ने टिकटॉक, वीचैट समेत 59 ऐप्स को बैन किया। आर्थिक तौर पर भले ही चीन को इससे कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन एक कड़ा संदेश गया, क्योंकि भारत के इस फैसले के बाद कई और देश इस तरह का फैसला ले सकते हैं और इस लिस्ट में पहला नाम अमेरिका का है, जिन्होंने भारत की ओर से ऐप्स पर बैन लगाए जाने के कुछ देर बाद ही चीन की 2 कंपनियों पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने इन कंपनियों को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया और किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें दूर कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज़।